नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है। तो वो है कटिहार में। आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार में। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला, इन सारे जिलों में से कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारण करता है। तो कटिहार। बिहार कटिहार जिला झारखंड के साहेबगंज जिले से स्पर्श करती है। झारखंड के कौन सा जिला? साहेबगंज जिला से स्पर्श करता है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं दक्षिण में गंगा नदी प्रवाहित होती है। किसके? साहबगंज से, मैंने सॉरी कटिहार के। अब अगला सवाल, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इसका क्या उद्देश्य था इसका आज़ाद दस्ता का गठन करने में? तो इसका उद्देश्य था तोड़ फोड़ करना। क्या उद्देश्य था? तो तोड़ फोड़ करना, यही उद्देश्य था और यही सवाल भी पूछा जाता है। और उनके साथ कौन कौन लोग थे जयप्रकाश नारायण के साथ? तो एक कार्तिक प्रसाद थे, एक ब्रज किशोर प्रसाद। कार्तिक प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद। कार्तिक प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद थे। पटना का नया नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया? पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया? तो अजीम ने दिया। किसने दिया? अजीम ने दिया। 1702 की कहानी है दोस्तों। इसमें औरंगजेब का पौत्र अजीम बिहार का सूबेदार बना। अजीम कौन था? अजीम जो था औरंगजेब का पौत्र था, पोता था। सूबेदार बना कहाँ का? बिहार का। जिसने पटना का पुनर्निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया। शहजादा अजीम मोहम्मद मुअज्जम का पुत्र था। अजीम कौन था? तो मुअज्जम का पुत्र औरंगजेब का पौत्र था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के युद्ध में विजयी होकर बहादुर शाह का नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मतलब समझ सकते हैं बहादुर शाह का बेटा अजीम ही था। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कीकट शब्द का। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रेमगंध को इसका शासक बताया गया था। उस वक्त के एक प्रेमगंध बोल के नाम के एक शासक थे। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में अंग एवं मगध क्षेत्र का उल्लेख भी मिलता है। अथर्ववेद में किसका किसका उल्लेख मिलता है? तो एक अंग का और एक मगध का। बिहार में महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन था? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, चंपारण जिला। उत्तर बिहार का चंपारण जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा अपनाई गई पद्धतियां आगामी गांधीवादी आंदोलनों का मुख्य आधार बनी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार, कौन सा अखबार? तो द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो वो शुरू किया मजहरूल हक ने। द मदरलैंड का अखबार, द मदरलैंड नामक अखबार किसने शुरू किया पटना में, सॉरी बिहार में? तो मजहरूल हक ने। राज्य के असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजहरूल हक द्वारा 30 सितंबर 1921 कब? 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। द मदरलैंड नामक अखबार जो है कहाँ से शुरू किया गया? तो सदाकत आश्रम से। कहाँ से? तो सदाकत आश्रम से। यही से किसने शुरू करवाया? तो मजरूल हक ने। कब? 30 सितंबर 1921 को। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पाल वंशों को। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पाल वंशों को। पाल शासक, आपने धर्मपाल का नाम सुना होगा।
किनका? धर्मपाल का। तो वो उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल के पिता गोपाल थे, जिन्होंने कि नालंदा में उदंतपुरी महाविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल के पिताजी का क्या नाम था? गोपाल, और इन्होंने ही पाल वंश का स्थापना किया था और नालंदा में उदंतपुरी महाविद्यालय का भी स्थापना किया। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो लिच्छवी के लिए किया गया है, लिच्छवी के लिए। राज शब्दोपजीवी संघ शब्द किसके लिए किया गया है? तो लिच्छवी के लिए किया गया है। सुनिए इसका एक्सप्लेनेशन। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग लिच्छवी के लिए किया गया है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन का प्रमुख स्रोत है। आधुनिक काल में आर शाम शास्त्री ने पांडुलिपियों के ढेर से अर्थशास्त्र की खोज की और 1909 में इसके संस्करण तथा 1915 में अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन कराया। 1909 में संस्कृत में इसका अनुवाद करवाया और 1915 में अंग्रेजी में। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? तो वो पराजित चौसा में किया था। शेर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को कहाँ पराजित किया? तो चौसा में। शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा कहाँ पे है? तो बक्सर के पास है, के युद्ध में 1540 में बिलग्राम कहाँ है? तो कन्नौज के युद्ध में पराजित किया। शेर शाह 1540 से 1545 तक दिल्ली का शासक बना। सुन लीजिए एक बार फिर से। 26 जून 1539 को मुगल शासक हुमायूं से शेर शाह ने बक्सर में यानी कि चौसा में युद्ध किया और 1540 में माने एक साल बाद बिलग्राम में जो कि कन्नौज में है उसने हुमायूं को फिर से हराया। बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का आरंभ कब से हुआ? तो ये हो गया था 1835 ईस्वी से। बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ 1835 में हुआ। मैकाले प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। 1835 में ही पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा आदि जिला में जिला स्कूल की स्थापना किया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो 1921 में। देखिए गांधी जी द्वारा 6 फरवरी 1921 कब? 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कहाँ और कब? 6 फरवरी 1921 में सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। मजहरूल हक को इसका कुलाधिपति तथा ब्रज किशोर प्रसाद को कुलाधिपति किनको बनाया गया? तो मजहरूल हक को। और ब्रज किशोर को क्या बनाया गया? तो कुलपति। और प्राचार्य पद पर राजेंद्र माने जो वहाँ के प्रोफेसर थे उनको बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को। गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ के साथ ही बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया था। देखिए मजहरूल हक को कुलाधिपति बनाया गया है, ब्रज किशोर प्रसाद को कुलपति और प्राचार्य देख लिए प्राचार्य कैसे लिखाता है? प्राचार्य पद पर राजेंद्र प्रसाद को। याद हो गया। 6 फरवरी 1921 को बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ का स्थापना हुआ था। बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पैसरा मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पैसरा मुंगेर से। बिहार में आरंभिक मानव का साक्ष्य पैसरा से प्राप्त हुआ। पैसरा से यूरोप का जो एक देश है फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। यह स्थल संभवतः आवास एवं निर्माण स्थल था। अब देखते हैं अगला सवाल। हेनसांग ने चेनपो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया है? तो चंपा के लिए।
हेनसांग ने चेनपो शब्द का प्रयोग चंपा के लिए किया है। चंपा वर्तमान में भागलपुर के निकट था और यह अंग महाजनपद की राजधानी थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व 6th BC में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे। बिहार में जो 3 महाजनपद थे उनका नाम देख लीजिए क्या क्या थे। तो एक तो आप मगध को अच्छे से जानते हैं, दूसरा बज्जी को भी आप अच्छे से जानते हैं, तीसरा अंग को भी आप आज जान ही लेंगे। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन एवं विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो वो 169 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद, देखिए विधानसभा नहीं है, विधान परिषद है, यानी विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। विधान परिषद जो है ऑप्शनल है, हर एक राज्य में होना जरूरी नहीं है, और जो होना किस में ज़रूरी है ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी में होना भी ज़रूरी है। वो लोग राज्य अपना डिसाइड करते हैं कि हमें विधान परिषद चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं भी चाह सकते हैं। और तो यही बोला जा रहा है कि अगर चाहिए या नहीं चाहिए, अगर मान के चलिए बिहार में अभी विधान परिषद है, तो ये बिहार वाले अगर कल के डेट में चाहें कि हमको विधान परिषद नहीं चाहिए, तो ये बात नहीं चाहिए तो क्या किया जाए, तो ऐसा बात लिखा गया है आर्टिकल नंबर 169 में। अगर मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो मध्य प्रदेश में बिहार विधान परिषद नहीं है, अगर उन लोग कल के डेट में सोचते हैं कि हमको विधान परिषद चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग कैसे करेंगे, तो ये बात लिखा हुआ है 169 में। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो 6 माह का। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितने अवधि का अंतराल हो सकता है? तो 6 माह। देखिए आपको एक आर्टिकल संख्या 85 का ओवन याद रखना होगा। आर्टिकल संख्या 85 के ओवन इसके अनुसार कहता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 माह अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत में सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों सत्र आप ऐसे याद रखिए, बी एम डब्ल्यू कार का नाम सुने हैं ना, वही वाला। तो पहला सत्र होता है जिसको बी फॉर बजट सत्र बोलते हैं, जो कि चलता है फरवरी से मई तक का, ठीक है। बजट सत्र दोस्तों फरवरी से मई तक का होता है। फिर एम बोले तो आप याद रखेंगे मानसून सत्र, मानसून सेशन जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, तो मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। मैं एक बार फिर से इसको करवा देता हूँ। देखिए एक आर्टिकल है 85 का ओवन, इसमें क्या है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा। देखिए 85 का ओवन आर्टिकल याद रखिएगा, इसके अनुसार आप BMW याद रखेंगे। बी बोले तो बजट सेशन, बजट सेशन दोस्तों फरवरी से मई के बीच में होता है। अब देखिए मानसून सेशन जो होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और शीतकालीन जिसको विंटर सेशन बोलते हैं, इसी को विंटर सेशन बोलते हैं, जो नवंबर से दिसंबर तक का होता है। एक सत्र के 17 अवसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। कोई पूछे कि अवकाश क्या होता है, अवकाश जिसको छुट्टी भी बोलते हैं, तो ये सत्र खत्म हो गया ना और ये सत्र शुरू हो रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में जितने दिन का गैप है ना, बस उसी दिन को हम लोग अवकाश बोलेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 85 में सत्र के बारे में, मतलब कि ये जो संसद के सत्र है उसके बारे में बात किया जाता है। इंडिया में टोटल 3 सत्र होते हैं, BMW, बी फॉर बजट सेशन, एम फॉर मानसून सेशन और W फॉर विंटर सेशन। बजट सेशन माने बजट सत्र, मानसून सत्र और ये शीतकालीन सत्र, आप लोग को ये याद रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। ये संघ विषय में सम्मिलित नहीं है। भूमि राज्य सूची का विषय है दोस्तों, ये किसका है? भूमि राज्य सूची का विषय है। अन्य सभी संघ सूची का विषय, ये सारा का सारा संघ सूची का विषय है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि संघ विषय का और भी क्या क्या हो सकता है, तो प्रतिरक्षा जिसको आप डिफेंस कहते हैं, बैंकिंग, एयरलाइंस माने एयर, वो वायु सेवा जिसको कहते हैं, वो सब संघ विषय के हैं, यानी सेंट्रल लिस्ट के हैं। इसके अलावा संघ सूची में नागरिकता और फॉरेन रिलेशन जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, विदेशी संबंध, वो भी संघ सूची से ही
आते हैं। टोटल हमारे पास 3 सूचियाँ होता है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची, एक समवर्ती सूची। ठीक है। भारत में बैंकों का पहला बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? अवशिष्ट शक्ति का मतलब हो गया एक चौथी शक्ति हो गया, मतलब सॉरी, हाँ, राज्य सूची, संघ सूची और संपत्ति सूची, इसके बाद भी कुछ अवशिष्ट हो जाते हैं। तो वो विषय निम्न में कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ये साइबर कानून हो जाएगा, क्योंकि जिस वक्त संविधान बनाए जा रहे थे तो उस वक्त उसी सब विषयों के बारे में संविधान में जिक्र किया जा रहा था जो हम लोग उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे। पर कंप्यूटर का डिस्कवर ही बहुत बाद में हुआ था इंडिया में, खासकर इंडिया में तो 1995 में राजीव गांधी के प्रयास पे ही, मैंने 1990 के आसपास में राजीव गांधी के पहल से 1995 तक भारत में कंप्यूटर आ गया था। तो इसीलिए उस वक्त के संविधान लिखते समय में कंप्यूटर का जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए ये सब जो सब्जेक्ट्स हो गए ये बाद में आए। तो ऐसे ही जो सब्जेक्ट्स जो उस वक्त नहीं थे, जैसे आप कह सकते हैं एटॉमिक एनर्जी, उस वक्त 1947 के टाइम पे नहीं था, तो ये सब को अवशिष्ट शक्तियाँ में डाल दिया गया। रेसिडुअल पावर इसी को कहते हैं, माने रेसिडुअल सब्जेक्ट। और वो सब पे कानून बनाने का अधिकार मतलब पावर वो होगा सेंट्रल को। समझ गए ना कि ये ऐसे सब्जेक्ट्स जिसका अभी हाल फिलहाल में उद्भव हुआ हो तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब अभी अभी के हाल फिलहाल 20-25 सालों की घटना है, तो इसमें से कानून कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई है? तो वो है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो सरकारिया आयोग। देखिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और जिसने अपना रिपोर्ट 1988 में पेश किया। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि भाग 11 और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये उपबंध किए गए। तो आप याद रखेंगे कि 1983 में सरकारी आयोग बनाया गया, 1988 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया और 1990 में भाग 11 अनुच्छेद 263 के तर्ज पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर दिया गया। महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है? तो राज्यपाल। महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो राज्यपाल। अब राज्यपाल ये तो जान ही गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, मैंने कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, मैंने गलत कथन को पहचान करने कह रहा है। तो सिक्किम 1974 में दोस्तों नहीं हुआ था, क्योंकि सिक्किम 1975 में गठन वर्ष हुआ था। सिक्किम का गठन वर्ष 1975, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो देख लेते हैं, नागालैंड 1963 में, गोवा 1987 में, सिक्किम 1975 में और मिजोरम 1987 में। 1987 में गोवा और मिजोरम, 1987 में गोवा मिजोरम, सिक्किम 1975, नागालैंड 1963। 1987 में कौन कौन? गोवा और मिजोरम। और सिक्किम कब? 1975। नागालैंड कब? तो 1963। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप लोग को पता होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने किया था। 9 दिसंबर दोस्तों 1946, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह द्वारा किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने बिहार को बंगाल से अलग राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जहाँ की ये वीर कुंवर सिंह हैं, मतलब ये भी आरा ही जिला के हैं। और बता दूं आप लोगों को कि ये चावल अनुसंधान केंद्र बिहार में आरा जिला में ही है। और आप लोग को बता दूं कि ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स
के पहले भारतीय सदस्य बने थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। इस संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा वैधता प्रदान की गई है। देखिए, ये जो संशोधन किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वैध प्रदान कर दिया कि हाँ चलो सही है। और एक ही बार अब तक हमारे प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, और वो भी 42वां संशोधन में किया गया, जब 1976 में इंदिरा गांधी का सर फिर गया था। और उस उद्देश्य और उसमें प्रस्तावना में 3 चीज़ों को जोड़ा गया था, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। चलिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। कहाँ की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। भारत की संसद ने 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया, और 74वां 1992 में कौन सा किया? 1992 में 73 का संविधान संशोधन किया और 74वां संविधान संशोधन किया, और जिसमें 73वां में ग्राम पंचायत का निर्माण किया और 74वां में नगर निकाय का। 73 में क्या चीज़ किया गया? तो ग्राम पंचायत के लिए किया गया। 74वां में किसके लिए किया गया? तो नगर निकाय के लिए किया गया, और इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 से 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। आप ये डेट याद रखेंगे कि 24 अप्रैल 1993 यही वो दिन है जब से 73 और 74 संविधान संशोधन लागू किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? तो 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? और बता दूं दोस्तों, ये तीसरा नंबर का स्टेट है पूरे देश में। बिहार बजट के अनुसार, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। प्रति व्यक्ति सकल प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017-18 के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन कौन हैं? तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ये देखिए, फिर वही पूछ रहा है कि वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद, आप तो जानते ही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण है इसी एनीवे, फिर भी हम इसका ऐसे आंसर बता देते हैं कि डी होगा। आप लोगों को अगर चाहिए तो ले लीजिए आंसर। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान कितना नंबर का है दोस्तों? तो वो है देश में 9वां स्थान है। देश में कितना स्थान है? तो 9वां स्थान है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? ठीक है, कौन सा गुजरता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इकाई के बराबर। क्या हो जाएगा? इकाई के बराबर। देखिए, एक चीज़ समझिए, कौन का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर तो दिया गया है इकाई के बराबर। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो एकाधिकार। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो एकाधिकार जिसको मोनोपोली कहते हैं, में सिर्फ एक विक्रेता होता है। इस कारण वस्तु की कीमत एक नहीं होती, क्रेता के अनुसार कीमत तय होता है। संतुलन कीमत निर्धारित करने वाले कारक कौन हैं? तो वो हैं इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई। देख लीजिए, संतुलन कीमत वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर होती है वही संतुलन कीमत होता है। जहाँ पर मांग और पूर्ति बराबर हो गया, मतलब डिमांड और सप्लाई अगर ज़्यादा हो गया, बस वही संतुलन कीमत हो जाएगा।
गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये है आधारित न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप पर आधारित है। इसके द्वारा यह प्रस्तुत है कि धनी व्यक्ति आमजनों के कल्याण हेतु न्यासों के न्यासी के रूप में कार्य करे। निम्नलिखित में से साधन निर्धारण के तत्व कौन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, साधारण निर्धारण में उपयुक्त सभी लागत को शामिल किया जाता है। कौन सा किया जाता है? तो किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ। साधन निर्धारण के लिए कौन से तत्व कौन साधन निर्धारण के तत्व कौन से हैं? तो किराया, ब्याज, मजदूरी, लाभ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो त्रिपुरा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो त्रिपुरा। किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। दोस्तों, इस पे एक विवाद चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो वो एक्सिस बैंक। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? तो एक एक्सिस बैंक। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर। विश्व बैंक ने एसएमई के लिए भारत में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? तो इसका मूल्य हो जाएगा 100 मिलियन। कितना हो जाएगा? 100 मिलियन। विश्व बैंक ने एमएसएमई के लिए भारत में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? तो 100 मिलियन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष रूप से उभरा है? तो बेंगलुरु। खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दी है? तो ये दी है जीएफआई। खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी है। जीएफआई का मतलब जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार का नियुक्त किया गया है। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया? तो वो किया गया स्पेस एक्स। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया? तो स्पेस एक्स। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा कर्नाटक में। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? तो कर्नाटक में। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों को खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस। यूएनजी द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? तो 2023। यूएनजीए द्वारा भारत द्वारा
यूएनजी द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? तो 2023। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है? तो गोवा। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है? तो गोवा। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में से वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? तो ये कौन जीता है दोस्तों? तो ये जीता है द हिंदू ग्रुप। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में से वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? द हिंदू ग्रुप। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तो तांबा। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तांबा। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट पीसीओस लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? तो वो की है एसबीआई भुगतान। किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी की है? एसबीआई भुगतान। फिर से देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण बजट 2020-21 का है, इसको छोड़ देंगे। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? तो 4 मार्च को। भारत ने किस तारीख को चाबहार दिवस मनाया है? तो 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो किरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? किरोन पोलार्ड। CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन कहाँ शुरू किया है? तो हिंद महासागर में। CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन शुरू कहाँ किया है? तो हिंद महासागर में। दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो वो बना रहा है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला प्लैटिपस अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? तो इनगिन्यूटी। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया है? इनगिन्यूटी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पहली 20वीं टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? तो न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पहली 20वीं टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता है? न्यूजीलैंड। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल लिया? तो म्यांमार। भारत के
किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहाँ की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित कर स्वयं सत्ता संभाल लिया? तो म्यांमार। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो वो नहीं रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी विद्रोह किसान से संबंधित हैं। नील, पाबना, रामोसी, बारदोली, ये सारे के सारे किसान आंदोलन से संबंधित हैं। किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहला भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो वो बनी है मिताली राज। भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्मलित सही सम्मिलित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सारे उपयुक्त ऑप्शन जो है सही है। तो एक बार देख लीजिए, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, नोवल कोरोना वायरस 2019 एन कोव वैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बना रहा है, और स्पुतनिक कौन बना रहा है? तो रेड्डीज का लेबोरेटरी बना रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है कोविशील्ड, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन भारत बायोटेक, नोवल कोरोना वायरस 2019 एन कोवी वैक्सीन कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बना रहा है, और स्पुतनिक भी कोविड-19 डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बना रहा है। देखिए, शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन जिसको कहते हैं, कब हुआ था आयोजित? तो 25 जून 1945। आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लॉर्ड बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया शिमला सम्मेलन आयोजित? 25 जून 1945। किसके पश्चात पे? प्रस्ताव पर, तो बेबल के प्रस्ताव पे। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य पक्ष ने भाग लिया। तो इसमें कौन सा भाग लिया? तो कांग्रेस भाग लिया, और मुस्लिम लीग ने भी, और कुछ अन्य पार्टियों ने भी भाग लिया। बेबल योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। तो जो ये बेबल योजना था उसको दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इस योजना के संबंध में कहा कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध स्वर्ण हिंदू दल ही बनकर रह जाए। वहीं मुस्लिम लीग चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाए, और वायसराय की सूची में लीग से बाहर का कोई मुसलमान ना हो। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। ली कमीशन किससे संबंधित था? तो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। ठीक है। देखिए, ली आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार के भारतीय लोक सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए 1923 में नियुक्त किया गया था। इसका अध्यक्ष लॉर्ड ली फरहेम था। ठीक है, अब देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 कह रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 96 तक रहा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 के बीच में था, जिसने कहा। केवल 6 वर्षों का इसका शासन किया। इसने अल्पकालीन शासन के दौरान जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन के कठोर शासन में नरमी लाने का प्रयास किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रखा कि राज का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। चूँकि भारत का अधिकांश जनता हिंदू थी, अतः सभी अर्थों में कोई भी राज्य इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है।
भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है। निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं थे? तो रामानंद के शिष्य टोटल 12 थे और विकल्प में जितना भी दिया हुआ है सब रामानंद के शिष्य ही थे। रामानंद के कितने शिष्य? 12। तो कबीरदास, धन्ना, रैदास, पीपा और भी लोग थे। कबीरदास, धन्ना, रैदास, पीपा और भी लोग थे। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो यहाँ का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट का लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब देखिए, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद घोष द्वारा। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई? तो अरविंद घोष द्वारा। एक आप याद रखिएगा, आर्य। ये आर्य एक मासिक दार्शनिक पत्रिका था। क्या था? मासिक दार्शनिक पत्रिका कौन था? आर्य, जिसको कि 1914 में अरविंद घोष ने प्रकाशित किया था। कब किया था? 1914 में। भवानी मंदिर की रचना अरविंद घोष। ठीक है। अब देखिए, भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड डलहौजी, के बारे में आप जानते हैं। और देख लीजिए, इसका पूरा कहानी सुन लीजिए। भारत में रेलवे लाइन का विकास का कार्य सर्वप्रथम डलहौजी के शासनकाल यानी कि 1853 में हुआ। ये पिछले साल के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे लाइन का विकास कब हुआ, तो आप बताते 1853 ईस्वी में। मुंबई से ठाणे के बीच में हुआ। डलहौजी के समय टेलीग्राफ एवं डाक सुधार भी किया गया। 40,000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर की आपस में जोड़ा गया। देखिए, अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तब वो था जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। देखिए, जेबी कृपलानी 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था उसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके पूर्व 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। इसके बाद लगातार 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हो सका, और जब नहीं होगा तो ऑलरेडी अध्यक्ष बने हुए थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के इतिहास में 1930 तथा 1935 में भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, 1930 और 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था, और फिर 1940 से 1945 तक भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो कांग्रेस के इतिहास में कब कब अधिवेशन नहीं हुआ तो आपको याद ही है कि 60 साल होता है। लेकिन जो 1930 और 1935 में नहीं हुआ और 1940 से 1945 तक में नहीं हुआ, जो आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? तो कब? लाहौर अधिवेशन में। देखिए, ये जो अधिवेशन हुआ था तो वो हुआ था दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे? तो कौन हिस्सा नहीं थे? तो भगत सिंह नहीं थे, बाकी सारे लोग काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। देखिए, काकोरी षड्यंत्र जो है वो 9 अगस्त 1925 कब? 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर घटित हुई, जिसको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वर्ण सिंह, रोशन सिंह आदि द्वारा अंजाम दिया गया। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट के पठन से प्रेरित होकर वर्ष 1904 में डरबन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा का प्रयोग करने हेतु फिनिक्स फर्म का स्थापना की। गांधी जी के कौन से लोग चीज़ का मतलब प्रयोग करने के लिए? सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा। ये तीनों ही बहुत ही बड़ा वर्ड है, सत्याग्रह,
सर्वोदय और एक अहिंसा, तो आप जानते ही हैं, सर्वोदय और अहिंसा। इन्होंने 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इससे पूर्व मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और सीधी कार्रवाई की धमकी दी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर देश भर में दंगे हुए, जिससे बंगाल काफ़ी प्रभावित हुआ। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई। हिंदू महासभा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुई। मदन मोहन मालवीय कौन थे? नेतृत्व करता थे। कब हुआ? 1915 में। इससे पूर्व पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना 1919 में हुई। 1919 में पंजाब हिंदू महासभा कब? तो 1919 में। 1909 में। पंजाब हिंदू महासभा कब? तो 1909 में। और हिंदू महासभा कब? तो 1915 में। किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। किसकी अध्यक्षता में? तो कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में। अब देखिए 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी ये होगा सूर्य सेन। 1930 में बंगाल में सूर्य सेन इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। उन्होंने चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किया था। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में। कब? 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की थी। इससे कुछ दिनों तक चटगांव में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज को डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया। निम्नलिखित में किनका संबंध हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया को राष्ट्रध्वज को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। 1931 में कांग्रेस के कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो मैसूर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? तो मैसूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। अगला सवाल 84 का। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है दोस्तों? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्याय वाली। पाणिनि द्वारा 6वीं से 5वीं 20 ईसा पूर्व में रचित संस्कृत व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य का सही क्रम कैसे है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आप ऐसे याद रखेंगे। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। मतलब VVAU याद रखिए। VVAU वैदिक संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त होती है? तो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा कौन सा होगा? प्राकृत लिपि ब्राह्मी में, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरामाइक तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में है। इसलिए अशोक का अभिलेखों का लिपि कैसा होगा? तो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। और अगर भाषा की बात किया जाए तो प्राकृत भाषा होगा। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड आहत सिक्के मुख्यतः पंचमार्क्ड आहत, यानी जिसको आहत भी कहते हैं, मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो चांदी। भारत के प्राचीनतम पंचमार्क्ड यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते हैं? तो चांदी। अब देखिए
ये वाला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, लेखक और रचनाएं हैं। तो मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, टॉलमी ने लिखा था ज्योग्राफी, प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्टोरिका, हेनसोंग ने लिखा था सी यू की। फिर से देख लीजिए एक दो बार। मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका, टॉलमी ने लिखा ज्योग्राफी, प्लिनी ने लिखा नेचुरल हिस्टोरिका, हेनसोंग ने लिखा सी यू की। मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका, टॉलमी ने लिखा ज्योग्राफी, प्लिनी ने लिखा नेचुरल हिस्टोरिका, हेनसोंग ने लिखा सी यू की। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में। किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में। मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो वो संबंधित था हुमायूं का पुस्तकालय। मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, उसे वह शेर मंडल कहता था। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो वो टोडरमल था। शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था? टोडरमल। देखिए, टोडरमल पहले शेरशाह के दरबार में काम किया था, बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त हो गया। किस शासक ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी? किस शासक ने सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने क्या अपनाई थी? सुलह एक कुल की नीति। ठीक है मतलब सार्वभौमिक शांति व भाईचारा बनाए रखने के लिए। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो वो शुरू की जहांगीर ने। कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजय आलय ने 850 में की थी। विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। किसको हराकर? कांची के पल्लवों को हराकर 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिम चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? तो वो है तराई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तराई मिट्टी। देखिए, बिहार के उत्तरी भाग में पूर्व से किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में तराई मिट्टी है। बलथर मिट्टी कैमूर पठार से लेकर राजमहल तक, बलसुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ी है? तो राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो गॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है? तो गॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत उदाहरण नहीं है? तो सियरा नेवेदा बलित पर्वत के उदाहरण नहीं हैं। तो ये रॉकी, हिमालय, इंडीज किसके उदाहरण हो गए? तो बलित पर्वत के। देखिए अब अगला सवाल 99 नंबर का सवाल देखते हैं तो पाएंगे कि भारत में जनजातियों का उसकी आबादी के अनुसार सही क्रम लिखें। तो भील, गोंड, संथाल, ये सही क्रम हुआ। भील, गोंड, संथाल, सबसे ज़्यादा भील, फिर गोंड, फिर संथाल। तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। दोस्तों देखिए, ये अगर न्यू डेटा के साथ जाएंगे तो राजस्थान है। तो मैं इसको घेर दिया हूँ, आप इसको चेक करेंगे। ये मतलब एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले लेटेस्ट डेटा पढ़ के जाइएगा। निम्न में से किस देश को ग्रेट स्लेव झील स्थित है? निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो वो स्थित है कनाडा। कहाँ स्थित है? कनाडा। निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो कनाडा।
निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। हम्बोल्ट जलधारा कहाँ बहती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। इसी को पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। चलिए, इतना इन्फॉर्मेशन हो गया आपके लिए काफ़ी। इनमें से किस स्थान पर धारवाड़ का पठार है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। चुक्सी सागर कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में है। चलिए, इसके बेसिन देश अमेरिका और रूस हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नज़दीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के भी नज़दीक है। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक्ड देश लेसोथो है। लेसोथो है। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। लेसोथो कहाँ का है? अफ्रीका का है। ये चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ लेसोथो है जो दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच में है एक देश लेसोथो। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो तंजानिया। तंजानिया में क्या है? किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु, किलिमंजारो पे 3 वो क्या है? ज्वालामुखी। एक का नाम है शंकु, शंकु किबो। एक का नाम क्या हो गया? शंकु किबो, ठीक है। और दूसरे का नाम हो गया माबेंजी। माबेंजी मा बेंजी माँ बेंजी माँ बेंजी माँ बेंजी माँ बेंजी और सीरा। तीसरा का क्या नाम है? शीरा। तो शंकु कीबो सीरा माबेंजी सीरा शंकु कीबो, ये 3 गो क्या हैं किलिमंजारो पे ज्वालामुखी। एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? तो समशीतोष्ण पौधे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? समशीतोष्ण पौधे। सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? किस नदी की? तो कावेरी की है। सिमसा, हिमावती, भवानी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी जो है कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलता है। कावेरी कहाँ से निकलता है? तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलता है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल के खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है हेमावती। सिमसा, भवानी, अमरावती, काबिनी। हेमावती, सिमसा, भवानी, अमरावती और काबिनी। कार्मेथोडियम इंडेक्स नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो यूएसए नेशनल आइस सेंटर। कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो यूएसए नेशनल आइस सेंटर। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? चीन। पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? चीन। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो 3। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? 3। दोस्तों, राज्य पूछ रहा है, इंडियन टेरिटरी नहीं पूछ रहा है। पहले 4 राज्य करते थे लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गया है। तो अगर केंद्र शासित पूछे तो 2 बताइएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य पूछे तो पंजाब बताइएगा, राजस्थान बताइएगा और गुजरात बताइएगा। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलपात्र की संज्ञा दी जाती है किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती पे स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। चलिए,
निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो वो इनमें से मतलब इनमें से सारे सब सही हैं। निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो सारे सुमिलित ही हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़े की चयन कीजिए। तो ये भी इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाचिंगम जो फेमस है, जो कश्मीर हिरन के लिए फेमस है। कश्मीर हिरन के लिए फेमस है। सफ़ेद भालू के लिए नहीं है, कश्मीर हिरन के लिए फेमस है। देखिए दाचिंगम कहाँ है? तो कश्मीर में है। केवलादेव नेशनल पार्क जो देख रहे हैं, केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पे केवलादेव में साइबेरियन क्रेन आता है। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क किसके लिए? क्रेन के लिए। के से केवलादेव, के से क्रेन, याद रखिए। दाचिंगम में कश्मीरी हिरन। गिर एशियाई सिंह के लिए, शेर के लिए, ये जिसको बब्बर शेर बोलते हैं। काजीरंगा एक सिंग वाला गंडा, काजीरंगा एक सिर वाला गंडा, गैंडा। ठीक है, चलिए 116 नंबर अब देखते हैं। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये जो लीक हुई थी MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स याद कर लीजिए। आप याद रखिए 2 दिसंबर 1984, ये डेट याद रखिए। इस दिन क्या हुआ था? इसी दिन भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई। भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी का नाम क्या है? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस रिसाव के कारण 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई एवं हजारों लोग प्रभावित हुए। देखिए इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो लेबल लगाने की व्यवस्था। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो लेबल लगाने की व्यवस्था। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो वो हार्ट अटैक से संबंधित है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर किससे संबंधित है? तो हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद 1 घंटा का समय काफ़ी गंभीर है। यदि इसमें सही तरीके से इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस समय को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का pH वैल्यू कितना होता है? 7.4। एक्चुअली में 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। एसिडोसिस एवं अल्कोलिसिस से पीड़ित रोगियों का pH स्तर इस सीमा से बाहर होता है। जिसको बीमारी अगर हो जाए एसिडोसिस और अल्कोलिसिस, उसके लिए नहीं बात कर रहे हैं हम, सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली 7.4 मार दीजिएगा। लेकिन ये वैरी करता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? ओ, हम ऑलरेडी आप लोग को बता दिए थे, O- देना चाहिए। O- समूह के रक्त में ना तो कोई एंटीजन उपस्थित रहता है और ना ही RH फैक्टर। अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होगा, माने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। O- सर्वदाता रक्त समूह कहलाते हैं एवं AB को सर्वगाही रक्त समूह कहते हैं। देखिए ये जो O- है इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। O- को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। जैसे आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख लीजिए, O को नहीं कहते हैं ओ मतलब रुक जा, मतलब यूनिवर्सल डोनर। AB माने ए माने करने का मतलब क्या हुआ? ये हमेशा मांगते रहता है, यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB एक्सेप्टर। ओ मतलब आप हमेशा किसी को ओ करके क्या बोलते हैं? देने की बात करते हैं। जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो वो हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्त दाब बढ़ जाता है। सामान्य रक्त दाब 120 से 120/80 होता है, 120/80 होता है। ये सामान्य रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है दोस्तों। लेकिन सामान्य तौर पर कुंचन दाब, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, इस 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। और HG प्राशन दब, इसको कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। इसको डायस्टोलिक, इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, देखिए
120 80 ये नॉर्मल होता है। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। क्रोमैटोग्राफिक तकनीक का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो वो द्रव्य मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो द्रव्य मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है? तो हाइड्रोजन का। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार और परमाणु संख्या लगभग समान होता है? हाइड्रोजन में। एक्चुअली हाइड्रोजन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन अवस्थित होता है, माने उपस्थित नहीं होता है, अतः इसमें परमाणु भार केवल प्रोटॉन के कारण ही होता है। फलस्वरूप परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों समान होते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 है। 18 गो इलेक्ट्रॉन है और 18 गो न्यूट्रॉन है, तथा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 20 है। तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या 38 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है किसी भी परमाणु में, उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी होता है। तो प्रोटॉन 20 हो गया 18 और न्यूट्रॉन हो गया 20, तो दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा 38। देखिए अब हम लोग को मिलान करना है, उत्पाद है और स्रोत है कि फॉर्मिक एसिड किससे हम लोगों को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। फॉर्मिक एसिड में एसिड चींटी से मिलेगा, साइट्रिक अम्ल नींबू से मिलेगा, और टार्टेरिक अम्ल इमली में। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो इमली में। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाएगा? चींटी में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो नींबू में। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो वह हेमाटाइट है। क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट से हमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है। देखिए हेमाटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि आप ये मोनोजाइट रेत देख रहे हैं ना, इससे थोरियम प्राप्त होगा, और पिंच ब्लेड से यूरेनियम। पिंच ब्लेड से क्या मिलेगा? यूरेनियम। मोनाजाइट से क्या मिलेगा? थोरियम। हेमेटाइट से क्या मिलेगा? लोहा। अब सुनिए, हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। सबसे अच्छा क्वालिटी का अगर कोई अयस्क पूछे और पूछे तो हेमाटाइट ही होता है लोहा के लिए। भारत में लोहा मुख्य रूप से झारखंड झारखंड का सिंहभूम बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड का सिंहभूम, छत्तीसगढ़ का बैलेडीला खान, गोवा एवं कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है। 127 नंबर, एक्वारेजिया यानी अम्लराज में पाया जाता है। इसको मैंने पिछले ही वीडियोज में करवाया था, फिर से देख लेते हैं। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 1 भाग, और इसके साथ साथ HCl का 3 भाग, HCl का 3 भाग पाया जाता है। ठीक है, एक्वारेजिया HCl और HNO3, HCl का 3 भाग, HNO3 का 1 भाग। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻, ये क्या पूछ रहा है? नैनोमीटर, तो 10⁻⁻9 सेंटीमीटर नहीं होगा, एक्चुअली 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर होगा कि नहीं? इसीलिए 10⁻7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 10⁻7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में निकालना है। इसको आप एक बार फिर से कैलकुलेट करके देख लेंगे जो लोग हैं, नहीं तो फिर कभी और क्लासेस में मैं इसका सेपरेट करके मैं एक सोच ही रहा हूँ बनाने के लिए। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो। ठीक है, पदार्थ का संवेग, संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है, और वेग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया क्योंकि रेशियो बोल रहा है, तो मिलेगा क्या हमें? द्रव्यमान। चलिए अब हम लोग देखेते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो वो घटेगी। एक व्यक्ति के गहरे सांस लेने या छोड़ने दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो देखिए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। ठीक है, चलिए, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर तो होता है 1.2 एम, लेकिन हम को बताते हैं कि कैसे होगा।
ये क्या बोलते हैं, प्रतिरोध अगर निकालना हो तो क्या होगा कि विभवांतर माने वोल्ट और बटा एम्पियर, इस तरह से आपने ये फॉर्मूला सुने होंगे, V इक्वल टू आई आर। मैं वहीं से इस R को निकाल लिया हूँ कि R इक्वल टू वी बटा आई, और V हमें दिया हुआ है 12 और I दिया हुआ है 10 एम्पियर। ठीक है, तो कितना हो गया, 1.2 एम्पियर हो गया, इतना 12/10 कितना हो गया, 1.2 एम्पियर। फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, मैंने आई आर से R निकाल लिया, V बटा आई। यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये दोस्तों हो जाएगी 4 गुना। 4 गुना गतिज ऊर्जा दोस्तों का फार्मूला होता है हाफ एम भी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर। तो वस्तु का वेग कह रहा है दुगना कर दीजिए, मतलब वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी को दुगना कर दीजिए, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, यानी कि हाफ एम का एम ही रहेगा और वेलोसिटी को दुगना कर रहा है, तो दो का तो ये स्क्वायर में आएगा तो 4 ना हो जाएगा, तो यही 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब मिल गया होगा अब आप लोग को। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उपकरण में ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें से बताना है। देखिए, डायनोमो जो है, डायनेमो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। डायनेमो क्या है, इसमें एक्चुअली में कौन सा समूह सही है ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें 2 और 3 वाला समूह जो है सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। कैसे, देखिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, सही है। सौर सेल को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ये भी सही है। लेकिन डायनोमो जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बल्कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनोमो क्या कार्य करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न के होने के क्या कारण हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरुस्थल में मृग मरीचिका घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह एक दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तविहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार का प्रतिबिंब देखता है, जिससे उसे दूर स्थित पानी या जल की उपस्थिति का भ्रम होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा 37 डिग्री होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 37 क्वेश्चन, 137 क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट माने जेट इंजन कार्य करता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था, तो दोस्तों वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो वाटरमैन ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो जे बी नार्लिकर ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो जे बी नार्लिकर ने। नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयल के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है दोस्तों, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह पौधों की वृद्धि और विकास को विनियमित करने में सहायक होता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों सारे अब बच रहे हैं इसमें से मैथ के क्वेश्चंस, तो इसे आप लोग बना लेंगे और बनाकर मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेट प्रैक्टिस जो एडिटेरिया का है 7वां ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अगर दोस्तों को भी इसको शेयर करें, तो आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।